वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी अध्यापक, भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का हमारे इस राजस्थान जीके ट्रेनिंग के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम आपकी तैयारी को धार देने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 2 सामाजिक अध्ययन का प्रथम मॉडल पेपर आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। दोस्तों ठीक है, आप इस मॉडल पेपर को अपने मन से सोल्व करना, मैं आपका साथ अंत तक दूंगा। ठीक है, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक देखना। ये मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, एसएस यानी कि सोशल साइंस का प्रथम मॉडल पेपर शुरू करते हैं, लेवल 2 वाले। ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों पूरे नए नवीनतम सिलेबस के अनुसार रीट मेंस के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे नहीं दिया गया? इनमें से राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 इनमें से किसे नहीं दिया गया? तो दोस्तों अनिल अग्रवाल को दिया गया था, जस्टिस दलवीर भंडारी को दिया गया था, जस्टिस RM लोठा को दिया गया था, लेकिन नेमी चंद जैन को नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, 8 अक्टूबर 2022 को राज्य सरकार ने 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है राजस्थान रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 15वीं विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन को छांटना है कि 15वीं विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कथन कौन सा? विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी है, बिल्कुल है। प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर गुलाब चंद कटारिया है, बिल्कुल है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी है, बिल्कुल है। लेकिन विपक्ष नेता महेंद्र चौधरी नहीं है दोस्तों, विपक्ष के नेता महेंद्र चौधरी नहीं है, श्री गुलाब चंद्र कटारिया है विपक्ष के नेता। ठीक है, महेंद्र चौधरी तो उप मुख्य सचेतक है। कौन है? उप मुख्य सचेतक है। ठीक है, श्री गुलाब चंद कटारिया प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ विपक्ष नेता भी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है 29वें मधुरदास माथुर क्रिकेट पुरस्कार 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें से 29वें मधुरदास माथुर क्रिकेट पुरस्कार 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? नीचे कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। तो इसमें क्या है, सीनियर कैटेगरी में जयपुर के अनिकेत चौधरी ने दिया, बिल्कुल दिया। जूनियर कैटेगरी में उदयपुर के अनिरुद्ध सिंह को दिया गया, बिल्कुल दिया गया। सब जूनियर कैटेगरी में जयपुर के रोहन राजभर को दिया गया, बिल्कुल दिया गया। उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न ध्यान से पढ़ना दोस्तों कि 4 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा सम्मेलन का आगाज लेक सिटी उदयपुर में हुआ। इस सम्मेलन में भारत के शेरपा कौन थे? तो दोस्तों इस सम्मेलन में भारत के शेरपा थे अमिताभ कांत। कौन थे? अमिताभ कांत थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छप सकता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस गांव से है? तो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का जो संबंध है दोस्तों वो अपने राजस्थान के किस शहर से है, किस गांव से है? तो दोस्तों अपने है राजस्थान के किस गांव से है, बता दीजिए फटाफट। हाँ, किठाना झुंझुनू से है, किठाना झुंझुनू से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न छठा प्रश्न है दोस्तों कि अक्टूबर 2022 में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा राज्य में किस विभाग के गठन के राज्य कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया जाएगा राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए अगला है सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 5 SIQE के अंतर्गत CCE के तहत कितने योग्यात्मक आंकलन होने हैं? तो कितने योग्यात्मक आंकलन होने हैं बता दीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 आंकलन होने हैं। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है? तो दोस्तों सही कथन नहीं है, इसके बारे में छांटना है कौन सा सही कथन नहीं है। नीचे से शुरू करते हैं। तो दोस्तों नीचे से शुरू करें तो इस स्कीम में लाभान्वित होने वाले कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तीसरा है कि 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया। हाँ कर दिया गया। इसका मुख्य
मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में एक से कम यानी कि 100 दिन सुनिश्चित रोजगार दिया जाना। यदि वह व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हो तो बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन बचा कौन सा? बचा पहला कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था, नहीं लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 2006 को लागू नहीं हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर 8वें का फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ है जिला, एक तरफ है प्रमुख उद्योग। मिलान कीजिए फटाफट से कि कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, कौन सा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। अच्छा, तो एक तो ये रहा कूट शब्द, एक ये रहा और 4 ये रहे, 3 ये रहे इधर। ठीक है, तो चलिए अभी बात कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि अपने उदयपुर अपने जो उदयपुर जिला है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उदयपुर जिला अपने शीशा एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौर अपने सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। भीलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे भीलवाड़ा सबको पता होना चाहिए, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसको तभी तो कहा जाता है मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा है। कोटा रसायन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2 राइट आंसर 4 1 3 2 इसमें नहीं है। चलिए अगले में देखते हैं 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो राइट आंसर 4। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां प्रश्न क्या कह रहा है नीचे देखिए कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो कौन सा अवार्ड दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को? यह दिया जाता है गुरु द्रोणाचार्य गुरु वशिष्ठ अवार्ड। कौन सा? गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? यह करवाया गया था विमल शाह के द्वारा। ठीक है, राजस्थान में 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य अनेक जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें से सर्वाधिक मंदिर दिलवाड़ा के जैन मंदिर में विमल शाह द्वारा 1301 में निर्मित आदिनाथ का जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, आदिनाथ का विमल शाह के द्वारा करवाया गया था देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। ठीक है, चलिए 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न है 12वां है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1 मई 2021 को किया गया था। ठीक है, और इसकी पूछ ले कि कितना फ्री है रुपए में, तो 10 लाख आपको बताना है कि 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री है। ठीक है, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? राज्य पुष्प बताना है कि कौन सा है, उसका राज्य पुष्प बताना है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो रोइडा है, जिसका वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा है, टेकोमेला अंडुलेटा है। ठीक है, और इसको 1983 में घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना। और इसको मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, ये भी याद रखना। और जोधपुर में से मारवाड़ का टीका कहा जाता है, ये भी याद रखना। और रोइडा के पुष्प मार्च अप्रैल माह में खिलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए अगला 14वां प्रश्न है दोस्तों कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार कार्य लिए नहीं लगाया जा सकता, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार कार्य लिए नहीं लगाया जा सकता। कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? तो प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है दोस्तों मॉडल पेपर का 15वां प्रश्न निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। कब तक होगा? कब तक होगा बता दीजिए दोस्तों। 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। ठीक है, चलिए अगला है अधिनियम 2009 के तहत है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कंपटीशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाना प्रावधान है? यदि कोई विद्यालय कंपटीशन शुल्क लेता है तो तब उसके लिए क्या दंड दिए जाना योगदान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क से 10 गुना का अर्थदंड उसको भरना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखनीय की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है फटाफट से बता दीजिए, किस पर आधारित है? इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, यानी कि अधिकार आधारित मानवीयता पर्यवेक्षक पर आधारित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है कि आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को एंट्री लेवल कक्षा 25% सीट्स पर प्रवेश देना होगा? किस धारा के अनुसार? आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अनुसार देना होगा बता दीजिए फटाफट से। तो धारा 12(1) ग के अनुसार। ठीक है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना पूछ ले तो 30 मार्च नहीं, 30 मार्च 1994 में नहीं, तो कब की गई थी बता दीजिए। तो ये की गई थी 30 मार्च 1995 में की गई थी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त कितनी राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि दोस्तों, 5,000 रुपए राशि प्रदान की जाती है एक मुश्त, यानी कि एक किस्त की 5,000 रुपए। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की थी। शिक्षा नीति का मसौदा किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये अपने तैयार किया गया था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया था। अगला है 22वां कि विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में क्या पदनाम होता है। एसएमसी में उनका क्या पदनाम होता है, ये होता है दोस्तों पदेन सदस्य सचिव होता है, पदेन सदस्य सचिव होता है। चलिए दोस्तों 23वां कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन कौन सा है, सत्य नहीं है। असत्य कथन छांटना है दोस्तों, फटाफट से छांटिए कि कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा वाणी योजना प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल की गई थी। अगला कि शिक्षण कार्यक्रम के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCIERT के नेतृत्व में किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, इसके नेतृत्व में ही किया गया था। ठीक है, अगला है कि इस कार्यक्रम में शिक्षा वाणी नामक टीवी कार्यक्रम चलाया गया, नहीं टीवी कार्यक्रम नहीं चलाया गया। अगला है कि कक्षा 3 से 8 व कक्षा 9 से 12 हेतु प्रतिदिन एक पाठ का प्रसारण होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि सिर्फ ये आकाशवाणी है ना कि टीवी कार्यक्रम। ठीक है, इसको सुन सकते हैं, रेडियो कार्यक्रम था ना कि टीवी कार्यक्रम। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है कि किस कार्यक्रम का उद्देश्य सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। किस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। कौन सा कार्यक्रम का उद्देश्य है दोस्तों, बता दीजिए। यह ISIQE कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला है कि DISE का पूर्ण रूप क्या है, DISE का पूरा रूप बताइए, पूरा नाम बताइए। DISE का पूरा नाम क्या आ जाएगा दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए। इसका नाम आ जाएगा डाटा इंटरफेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डाटा इंटरफेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डाटा इंटरफेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों भारतमाला परियोजना का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, बता दीजिए फटाफट से, किस क्षेत्र से है भारतमाला। तो यह है अपने दोस्तों परिवहन, ठीक है, परिवहन क्षेत्र से। अगला है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया था। दोस्तों कहां है हाथी गांव, अरे सबको पता है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। ये कुंडा गांव कहां पे है, जयपुर में है, जयपुर में। ठीक है, आमेर के पास में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट और जिला सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा सौर ऊर्जा, एक तरफ सौर ऊर्जा प्लांट है और एक तरफ जिला है, कौन सा सम्मिलित नहीं आ जाएगा, बता दीजिए फटाफट से कौन सा। तो दोस्तों खीमसर प्लांट अपने नागौर में, बिल्कुल सही है। अंगोरिया प्लांट बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। और नोख प्लांट जोधपुर नहीं है दोस्तों, गोरीर प्लांट झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये अपना राइट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला है 29वां नाथरा की पाल और थूर हुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है। दोस्तों नाथरा की पाल और थूर हुंडेर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, लो एस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है। दोस्तों भीलों में जो छेड़ा फाड़ना है वो क्या कहलाता है, तो भीलों में छेड़ा फाड़ना दोस्तों अपने तलाक कहलाता है, क्या कहलाता है, तलाक तलाक तलाक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है चना का सर्वाधिक उत्पादन आपको बताना है, चूरू नहीं, बीकानेर नहीं, गंगानगर नहीं, हनुमानगढ़ में चना सर्वाधिक उत्पादित होता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर। चलिए 32वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या से अधिकतम और न्यूनतम है। तो अधिकतम इधर है, न्यूनतम इधर है, यानी कि अधिकतम एक साइड और न्यूनतम एक साइड। तो अपन को बताना है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है। एक साइड अधिकतम और एक साइड न्यूनतम, बता दीजिए फटाफट से बताओ दोस्तों इसमें क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। तो बांसवाड़ा और चूरू गंगानगर बिल्कुल सही है। अच्छा अधिकतम और न्यूनतम है, यानी कि राइट आंसर छांटना है अपन में। अच्छा तो ये तो आएगा नहीं। चलिए प्रतापगढ़ और सीकर और झुंझुनू नहीं, उदयपुर भरतपुर नहीं, तो राइट आंसर बी, यानी कि बांसवाड़ा अधिकतम और बीकानेर और नागौर से न्यूनतम। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तीसरा, यानी कि प्रतापगढ़ और सीकर
यानी कि प्रतापगढ़ में अधिकतम और सीकर और जोधपुर में न्यूनतम। ये आएगा भाई राइट आंसर, सॉरी, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। दोस्तों जिप्सी फेरस मृदा पूछ लिया आपसे कि किस जिले में पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है, ठीक है। चलिए बीकानेर में पाई जाएगी जिप्सी फेरस मृदा। अगर यहाँ पे जैसलमेर होता तो जैसलमेर में पाई जाती है, यानी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है, कौन सा? चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बन चुका है दोस्तों? फटाफट से, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते। किस जिले में नहीं पाए जाते? अलवर में पाए जाते, बांसवाड़ा में पाए जाते, बूंदी में पाए जाते, झालोर में नहीं पाए जाते शुष्क कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है? यानी कि निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है, यानी कि वो राजस्थान से बाहर जाती नहीं है। तो ऐसी कौन सी नदी है? बनास नदी है भाई, ठीक है। एक तरफ है दोस्तों सिंचाई निम्नलिखित को मिलाइए, एक तरफ है सिंचाई परियोजना और एक तरफ है जिला, इनको मिलाना है तो मिला दीजिए दोस्तों, फटाफट से मिला दीजिए। तो दोस्तों ताकली सिंचाई परियोजना अपने किस जिले से संबंधित है? कोटा जिले से संबंधित है। चलिए और अपने बात करें दोस्तों पिपलाड़ अपने झालावाड़ जिले से संबंधित है। अच्छा जी, तो अब बात करें दोस्तों कि तीसरा क्या है? लहासी अपने किससे है? 12 से संबंधित है। और बचा कौन सा? सुकली अपने सिरोही से संबंधित है। तो राइट आंसर फर्स्ट राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आप रट लेना दोस्तों, ये एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। 2 नंबर आपके यहां से जाएंगे, ठीक है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सम्मिलित हैं? सही सम्मिलित के बारे में बताना है। तो पहला देखिए CWG भरतपुर। हाँ दोस्तों CWG की फुल फॉर्म पूछ ले तो शुष्क शीत जलवायु प्रदेश। दोबारा सुनो, शुष्क शीत जलवायु प्रदेश, इसमें हाड़ौती क्षेत्र और मेवात क्षेत्र आता है, ठीक है। चलिए यानी कि ये तो सही है, पहला तो सही आ गया। दूसरा है कि BWHW यानी कि शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत दोस्तों बाड़मेर नहीं आता, जैसलमेर बीकानेर आता है। तो जैसलमेर बीकानेर आता है, बाड़मेर नहीं आता, तो ये गलत, ठीक है। चलिए तीसरा है BSHW यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। BSHW में क्या आता है दोस्तों कि BSHW में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश आता है, जिसमें बाड़मेर और झालावाड़ आते हैं, बाड़मेर और जालोर आते हैं, ठीक है। तो लेकिन गंगानगर नहीं आता इसमें, ठीक है। तो ये भी गलत आ गया। और बच्चा कौन सा? AW। हाँ AW में क्या आता है? AW क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है। तो डूंगरपुर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर A और 4, यानी कि 1 और 4 राइट आंसर आएगा। चलो इस तरह से प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? यानी कि पर्वत चोटियां हैं और उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में छांटना है अपन को। तो छांटिए, फटाफट से छांटो। तो सज्जनगढ़ आती है बिल्कुल, सायरा, नागपानी और गुगुंदा, राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बाबर में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बाबर में सम्मिलित नहीं है? तो ये 56 का मैदान इसमें सम्मिलित नहीं है, आंतरिक प्रवाह का मैदान सम्मिलित है, नमकीन जिले हैं, गोड़वाड़ प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? मेवाड़ का महाराणा कौन था, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो कौन था? गज सिंह था दोस्तों, कौन था? गज सिंह। चलिए निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा गलत युग्म है, इसकी पहचान आपको करनी है। तो करिए दोस्तों, करिए इसकी पहचान। अच्छा, सॉरी दोस्तों, 41 को क्या आ जाएगा? गज सिंह नहीं आएगा, भूपाल सिंह, ठीक है। राइट आंसर 4। चलिए 42वां निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत युग्म की पहचान करें तो करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर थे, बिल्कुल थे। और बीकानेर प्रजामंडल के पंडित हरि नारायण शर्मा नहीं थे। तो मेवाड़ प्रजामंडल के बलवंत सिंह मेहता थे। झालावाड़ प्रजामंडल के मांगलाल भव्य थे, बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो राइट आंसर बी। चलिए रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे दोस्तों? ये हुए थे बेगू किसान आंदोलन के दौरान।
अगला है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था? एजीजी, राजस्थान का एजीजी कौन था 1857 की क्रांति के समय? इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, याद कर लीजिए, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है। प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? आज तक आपने गीत गोविंद से अलावा कौन सी पढ़ी है? बनी ठनी किशनगढ़ वाली। लेकिन गीत गोविंद का भी याद रखना, गीत गोविंद कहां से? अपने मेवाड़ चित्र शैली से है। ठीक है। चलिए अगला है कि सौश्री हिमामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? हिमामुद्दीन किस कला से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये थे अपने उस्ता कला से संबंधित। उस्ता कला ऊंट की खाल पर की जाती है, याद रखना। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नेवरी नेवरी नेवरी, कई बार बता चुका हूं। नेवरी कहां पे? पांव में, गर्दन में नहीं, हाथ में नहीं, उंगली में नहीं। ठीक है। पछेवड़ा क्या है दोस्तों? पछेवड़ा बता दीजिए, पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि पछेवड़ा क्या होता है कि ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र को पछेवड़ा कहते हैं। जैसे अपने चादरा होता है, रजाई होती है, उसी प्रकार एक पछेवड़ा होता है। ठीक है। चलिए राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? मैंने पोल भी किया था कल कि राजस्थान में लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो राजस्थान में लोकनायक के नाम से आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? जयनारायण व्यास जाने जाते हैं। कौन? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को शेर राजस्थान तथा लोकनायक की जन उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सुधारक थे और कुशल राजनीतिक भी थे। श्री जयनारायण व्यास का जन्म आपसे पूछ ले तो जोधपुर में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1899 में। 18 फरवरी 1899 में। अगला है 50वां प्रश्न, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धोलिया वीर के नाम से दोस्तों तेजाजी को जाना जाता है। धोलिया वीर, मारो धोलिया वीर। चलिए रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक रामचरण जी थे। चलिए राजस्थानी संस्कृति में हिरावणी क्या है? हिरावणी क्या है दोस्तों? हिरावणी बता दीजिए, हिरावणी क्या है? तो विवाह के दौरान दुल्हन का कलेवा हिरावणी कहलाता है। विवाह के दौरान दुल्हन का कलेवा हिरावणी कहलाता है। ठीक है। और आपसे पूछ ले मूंगदाना क्या है? तो मूंगदाना भोजन पकाने के लिए काम में ली गई लकड़ियां विवाह के समय। ठीक है। ओढ़दी पूछ ले तो ओढ़दी, अणवादी पूछ ले तो वधु के साथ पियर से निकट संबंधी आता है, वह ओढ़दी कहलाता है। और हथ बोलनो क्या है? तो दुल्हन का प्रथम परिचय हथ बोलनो कहलाता है। हिरावणी पूछ ले तो विवाह के दौरान दुल्हन का कलेवा हिरावणी कहलाता है। ठीक है। और इकताई पूछ ले तो वर के द्वारा ये कपड़े निकासी के दिन पहने जाते हैं। इकताई, वर के द्वारा निकासी के समय पहने जाने वाले कपड़े इकताई कहलाते हैं। और बिंदोली पूछ ले तो विवाह के समय, विवाह के अवसर पर वर वधु की निकासी जो बिंदोली कहलाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? बिंदोली, बिंदोली के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। चलिए तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरहताली आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, पता होना ही चाहिए। रामदेव जी नृत्य से संबंधित तेरहताली नृत्य केवल और केवल रामदेव जी के ही यहाँ किया जाता है तेरहताली नृत्य। ठीक है। चलिए अगला गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक गणगौर आपसे पूछ सकता है। चैत्र माह में मनाई जाती है और 16 दिन तक चलती है यह त्योहार। ठीक है। चलिए अगला नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? नारायणी माता दोस्तों हमसे केवल और केवल 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जय हो नारायणी माता की। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सभी को मास्टर जी बना देना। ठीक है। तो नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो किस तिथि को आयोजित होता है दोस्तों? ये बैसाख शुक्ल एकादशी को। ठीक है, होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ दोस्तों अपने मेहरानगढ़ किले को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि सुम्मिलित करो, एक तरफ है शहर एक तरफ है छतरियां। हाँ तो दोस्तों सही सुम्मिलित करना है कि एक तरफ शहर और एक तरफ छतरियां हैं, तो सही सुम्मिलित करो। देखते हैं कौन कौन सही इसका सही जवाब दे पाता है। तो जयपुर में कौन सी छतरी है? जयपुर में बता दीजिए दोस्तों कौन सी छतरी है? जयपुर में कौन सी छतरी है दोस्तों? तो जयपुर में अपनी है गैटौर की छतरियां, जो अपने कछवा राजवंश की छतरियां कहलाती हैं। अच्छा तो जोधपुर में कौन सी छतरी है? जोधपुर में छत्र विलास छतरी है। अच्छा तो चलिए तो अगला है कि कोटा में कौन सी छतरी है? कोटा में छत्र विलास छतरी है। अच्छा कोटा में है, अच्छा एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। जोधपुर में कौन सी? अपने जोधपुर में है जसवंत थड़ा की छतरी, और कोटा में अपने छत्र विलास की छतरी, और जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चलिए कि जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? सिरोही थी। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। चलिए
अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? एक तरफ पुरातात्विक स्थल है और एक तरफ उत्खननकर्ता है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों आहड़ के एच डी साकलिया बिल्कुल राइट आंसर है। ओजियाना के एन पुरी नहीं है दोस्तों। बैराट के डी आर साहनी, अच्छा ओजियाना के नहीं है, तो ओजियाना के एन पुरी नहीं है। बैराट के डी एन साइनी भी है, बागोर के वी एन मिश्र भी है। ठीक है, तो राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए अगला है पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन है? संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन है? शायद आपने कम ही पढ़ा होगा इसके बारे में, तो अब जान लो दोस्तों। एग्जाम में आए तो फटाफट से कर देना कि संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन है। तो आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? भंवर सिंह सामोर बताना है। कैस? भंवर सिंह सामोर। ठीक है, संस्कृति री सनातन पीठ के लेखक, पीठ है दोस्तों, ये पीठ है दोस्तों, क्या है? पीठ, पीठ के लेखक। ठीक है, तो संस्कृति री सनातन पीठ के लेखक भंवर सिंह सामोर है, जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी का सर्वोच्च राजस्थानी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, भंवर सिंह राठौड़ नहीं है दोस्तों, भंवर सिंह सामोर है। इनको हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले ही राजस्थानी क्या साहित्य अकादमी का सर्वोच्च राजस्थानी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बोली तो पूछी जाएगी दोस्तों कि गोडवाड़ी उपबोली किस राजधानी भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है बता दीजिए। तो ये अपने किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी संबंधित है, गोडवाड़ी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश को कहां लिखा था? कहां पे लिखा था? कहां पे लिखा था? 64वां प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए, कहां पे? उदयपुर में लिखा था। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक एक तरफ ग्रंथ, एक तरफ लेखक एक तरफ ग्रंथ, बता दीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बताना है अपन को दोस्तों, बताना है कि पहला है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल विषण, अरे विशोदय ग्रंथ नहीं दोस्तों, यही सुमिलित नहीं। पद्मनाभ के कानड़देव प्रबंध, कर्णिदान के सूरज प्रकाश, मंडन के राजवल्लभ, यानी कि राइट आंसर पहला। ठीक है, पहला ही सही सुमिलित नहीं है। चलिए अगला है कि राज्य के अंदर आवंटन गरीबी रेखा के नीचे परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी किस विभाग की होती है? यानी कि कुल मिला के सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? सबको पता है दोस्तों, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की होती है। ठीक है, किस स्थान पर आंवला मंडी स्थित है? दोस्तों आंवला मंडी सबसे राजस्थान की फेमस मंडी आंवला मंडी कहां पे? चोमू में। चोमू कहां पे? जयपुर में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक किसका मापा जाता है? तो शिशु नहीं, अच्छा ये नहीं आएगा, ये आएगा कौन सा? जन्म के समय जीवन प्रत्यक्षता, ये मापा जाता है। चलिए 70 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, क्या करा है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। तो कथन कह रहा है, क्या कह रहा है कथन? फटाफट से देखिए कि कथन क्या कह रहा है। यानी कि इनमें से मैं राइट आंसर आपको बता देता हूं कि 1 और 3 राइट आंसर है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादक बराबर होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय। ठीक है, और तीसरा है कि बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद बराबर होता है जीएनपी एमपी प्लस मूल्य ह्रास के बराबर। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा 1 और 3। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी? जैसे कि किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि होती है उसकी सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी होती है? हम किस माप के द्वारा उसको माप सकते हैं? तो प्रति व्यक्ति उत्पादन से उसको माप सकते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर उपभोक्ता अधिनियम कितनी राशि की शिकायत कर सकता है? तो राज्य स्तर पर उपभोक्ता अधिनियम कितनी राशि की शिकायत कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों कितनी राशि की? ये कर सकता है 20 लाख रुपए से अधिक, किंतु 1 करोड़ तक की। ठीक है, चलिए ये स्वयं सहायता समूह का आ गया कि स्वयं सहायता समूह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इसके बारे में बता दीजिए फटाफट से। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह विशेषकर महिलाओं को संगठित करने और उनकी बचत पूंजी एकत्रित करने पर आधारित है। किसी एक विशेष सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, और उनको चुका सकते हैं महीने के हिसाब से। ठीक है, चलिए यदि उच्च शक्ति मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी या फिर शून्य हो जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
बढ़ेगी। ठीक है, मुद्रा के आधुनिक रूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी कथन है, क्योंकि करेंसी कागज के नोट और सिक्कों मुद्रा के आधुनिक रूप में शामिल होती है। भारत में आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या साधन को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, सिर्फ कौन कर सकता है? आरबीआई कर सकता है। चलिए, कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों, वो आपसे पूछ रहे तो कब किया गया था? ये 2 अक्टूबर 2013 को किया गया था। ठीक है, भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार यानी कि SJSRY का पुनर्गठन किस योजना के रूप में किया गया है? तो किस योजना के रूप में किया गया है दोस्तों? ये किया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विश्व व्यापार संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आ जाएगा कौन सा? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना आ गया कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, कि उदारीकरण, निजीकरण और भूडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है। प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है? यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है, किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों अपने नरसिम्हा राव द्वारा की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि औपनिवेशिक काल की जनाकीय परिस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर उपरोक्त सभी कथन है, क्योंकि 1881 में जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे एकत्रित किए गए थे और 1921 में पूर्व भारतीय जनाकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था और भारत की साक्षरता दर 16% से कम भी थी, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 7% थी। यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से भारत में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्वपूर्ण संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास। ये कथन सही नहीं है और ये सभी के सभी कथन सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि असत्य कौन सा कथन है? तो असत्य कथन की बात करें तो कौन सा असत्य आ जाएगा? तो अनशान लोहा एवं इस्पात बिल्कुल सही है। योकोहामा जलपोत निर्माण बिल्कुल सही है। डेंड्राइट ऑटोमोबाइल कंपनी बिल्कुल सही है। गोरियाना सोरिया सूती वस्त्र ये गलत आ जाएगा। ठीक है, ये गलत आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि गोरियाना सोरिया ने क्या है, तो रूस के साइबेरियन में है और सोरिया पहाड़ी पर है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ क्षेत्र है और एक तरफ स्थानांतरित कृषि का नाम है। ठीक है, चलिए स्थानांतरित कृषि के बारे में भी प्रश्न आ सकता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आपके दिया गया है। अच्छा, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला है कि सूडान में ग्यासू स्थानांतरित कृषि की जाती है, बिल्कुल सही है। श्रीलंका में चेन्या स्थानांतरित कृषि की जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन मलाय में मिल्पा स्थानांतरित कृषि नहीं की जाती। ठीक है, मिल्पा स्थानांतरित कृषि नहीं की जाती। और फिलीपींस में कैनगिन या कैनजिन की जाती है। तो राइट आंसर तीसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो इसका आ जाएगा सेंट लॉरेंस घाटी प्रदेश। ठीक है, अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? यानी कि भारत सरकार का इनमें से उपक्रम नहीं है राजस्थान में से ऐसा कौन सा है जो भारत सरकार का नहीं है, केवल राजस्थान का है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो अपना तो मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर ये भारत सरकार का है। सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर ये भारत सरकार का है। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कोटा ये भारत सरकार। लेकिन श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये श्री गंगानगर में है, जो अपने भारत सरकार की नहीं है, केवल और केवल राजस्थान सरकार की है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारवाही पशु लामा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों बात करें लामा है दोस्तों, लामा पशु है वो अपने कहाँ पाया जाता है? तो ज्यादातर ये लामा पशु दोस्तों एंडीज में पाया जाता है। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे पाया जाता है। तो एक तरफ है इमारती लकड़ी और एक तरफ है देश। तो इसके इनमें से अपन को कि किस देश में कौन सी इमारती लकड़ी पाई जाती है इसके बारे में अपन को बताना है। तो कौन से देश में कौन सी इमारती लकड़ी पाई जाती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो बता दीजिए फटाफट से, कौन से देश में कौन सी इमारती लकड़ी पाई
जाती है। तो दोस्तों देवदार लकड़ी तो अपने किस देश में पाई जाएगी दोस्तों? कनाडा में पाई जाएगी, ठीक है। डंगलस फर जो लकड़ी है दोस्तों, ये अपने कहाँ पे पाई जाएगी? ये अपने पाई जाएगी मैक्सिको में पाई जाएगी। और महोगनी जो लकड़ी है दोस्तों, वो अपने पाई जाएगी अपने होंडुरास में। और सागौन की लकड़ी अपने पाई जाएगी म्यांमार में। राइट आंसर 3, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किन के कारण सागरों में महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं? तो किन के कारण आते हैं सागरों में महासागरों में ज्वार भाटे? बता दीजिए दोस्तों। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नहीं आते, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नहीं आते। तो ज्वार भाटे किसके कारण आते हैं? तो इसके द्वारा भी नहीं आते, इसके द्वारा भी नहीं आते। तो आते हैं दोस्तों, ज्वार भाटे आते हैं अपने पृथ्वी के, अच्छा तो 1 2 3 यानी कि इसके द्वारा आते हैं, कि मतलब राइट आंसर आ जाएगा 1 2 3, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, यानी कि सभी के कारण आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से महासागरों में से कौन सा एक सभ्यता पैंथलासा का अवशिष्ट भाग है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा महासागर है जो पैंथलासा का अवशिष्ट भाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रशांत महासागर, पैंथलासा का एक अवशिष्ट भाग है। जैसे अपनी अरावली, उसकी जो वो अरावली है वो क्या है? अवशिष्ट भाग ही है, ठीक है। चलिए कि महासागरीय जलधाराओं के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? महासागरीय जलधाराओं के संबंध में सत्य कथन आपसे पूछ ले तो निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के उत्तरी तटों पर बहती है। बिल्कुल। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों में बहती है। बिल्कुल। निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों इस परत में बादल और अन्य मौसम घटनाएं नहीं होती, इसलिए सेफ माना जाता है इसको, ठीक है। चलिए डोल्ड्रम पेटी क्या है? दोस्तों डोल्ड्रम पेटी के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है डोल्ड्रम पेटी एक भूमध्य रेखीय न्यून दाब है, ठीक है। चलिए अगला है कि चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप में के संबंध में असत्य कथन छांटिए, यानी कि चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप में दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन को अपन को छांटना है। तो असत्य कथन छांट लीजिए। तो असत्य कथन है कि पहला सत्य है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, पहला सत्य है। लेकिन दूसरा है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों के पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, ये गलत है, ठीक है। अगला है कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, ये भी सही है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में अनुरूप होती है, ये भी सही है, ठीक है। राइट आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर व्रत का निर्माण करता है? दोस्तों कौन सा देशांतर प्रधान करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री वाला, ठीक है। यानी कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर व्रत का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री का करता है, ठीक है। चलिए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है तीनों की तीनों, ठीक है। तो पृथ्वी की घूर्णन दिशा कैसी होती है? तो दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन दिशा आपसे पूछे तो पश्चिम से पूर्व होती है, पश्चिम से पूर्व, इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? तो भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था का लक्षण आपसे पूछ ले तो आपको राइट आंसर क्या बताना है? तो केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण, ये आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 97 का प्रश्न कह रहा है कथनों पर विचार करो। तो कर लेते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं और क्या कहता है। और कहता है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। अच्छा ये पूछ रहा है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। है भाई, है, क्यों नहीं है? भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल है। भारत का एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल है। यानी कि 1 2 3 4 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो अधिकतम दोस्तों अधिकतम व्यक्ति की बात करें तो 8, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों केशवानंद भारती वाद ने 1973 में किया था। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना,
जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हो। तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने साथी दोस्तों में शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे मास्टर बन सके आपकी तरह। ठीक है, चलिए लास्ट और 100 प्रश्न है, लास्ट प्रश्न नहीं है दोस्तों, 150 प्रश्न है, 50 प्रश्न और करेंगे। शांति से बैठ जाइए दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है? दोस्तों सबको पता है, मुख्यमंत्री करता है। और कौन करेगा? अगला है कि गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। दोस्तों अगर आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए नीचे कमेंट करना दोस्तों, कमेंट करना। अगर आपके 60 या फिर 65 या 70 प्रश्न भी सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। मेरी तरफ से आपको पहले ही मास्टर बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए 101 नंबर के प्रश्न करते हैं। अगर आपने 100 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा है तो आप मास्टर बनने के लायक हो दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में कई व्यक्ति आते हैं, 1-2 मिनट खोलेंगे, अरे नहीं 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 पसंद नहीं आ रही तो छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। तो आप बहुत ही लकी इंसान हो, आपने 100 प्रश्नों को कवर किया है। अगर मान लीजिए इन 100 प्रश्नों में से भी 5 प्रश्न भी आ गए आपकी परीक्षा में, तो कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसका आइडिया तो वही लगा सकता है जो 1 नंबर आधे नंबर से रहता है। 5 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, 5 नंबर भी। ठीक है, चलिए तो 101 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1 नवंबर 1956। इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? ऐसा कौन था जिसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो ऐसा तो दोस्तों कौन था वो? यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी, इंद्र कुमार गुजराल भी थे और मनमोहन भी थे। सिर्फ एच.डी. देवेगौड़ा को छोड़कर। राइट आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है? कौन सी राष्ट्रपति के लिए पद के लिए शर्त है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए कि यह है कि वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये भी बिल्कुल अच्छा। वह बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। राइट आंसर 3 और 4। ठीक है, चलिए 3 और 4 राइट आंसर। अगला है कि राज्यसभा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पूछ ले तो कौन करता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यपाल करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता करेगा? यानी कि कौन संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मेरे प्यारे साथियों पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के द्वारा। पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह कौन था? बता दीजिए कौन था? वो था दोस्तों संथानम समिति में नहीं थे, प्रशासनिक सुधार आयोग भी नहीं था। और इनमें से कौन था? तो इनमें से था दोस्तों ये था स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अगला निम्नलिखित राज्य नीति के निर्देश तत्वों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो ये नहीं था दोस्तों उद्योग के प्रबंध और कर्मचारी सहभागिता। ठीक है, ये नहीं था। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे 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 देशवासियों, बता दीजिए। तो इसमें से कथन अच्छा ऐसा पूछ रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसके बारे में अपन को पता लगाना है कि कौन सा कथन इसमें से राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कथन की बात करें तो इसमें से तो राइट आंसर आ जाएगा कि पहला है कि संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन हेतु विधेयक पूर्व स्थापित करके ही प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को सदस्य पूर्व स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? नहीं आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। और अगला है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो राइट आंसर 4। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। दोस्तों ऐसा कहने वाले थे अपने प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे। अरे चले क्या आगे, लो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाराष्ट्र के सतारा में
महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार यानी कि प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार की स्थापना आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 1943 में की गई थी। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ ले, जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सरकार द्वारा रोल्ट एक्ट पास किए जाने के विरोध में सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल व अन्य नेताओं ने पंजाब में जगह जगह सभाएं करके इसकी निंदा भी की थी। ठीक है। चलिए फिर पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि आपसे पूछ ले तो चंद बरदाई था। अरे दोस्तों, चंद बरदाई फिल्म देखना पृथ्वीराज चौहान की, बहुत शानदार है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्र बरदाई थे। चंद्र बरदाई भट्ट जाति के चारण कवि थे। चंद्र बरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पूछ ले तो पृथ्वीराज रासो था, जो पिंगल भाषा में लिखा गया। डिंगल नहीं दोस्तों, पिंगल भाषा में लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ? कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध काव्य है। ठीक है। चलिए अगला है कि मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो मुगल शासक जहांगीर की जो माता थी वो किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो इसका तो जवाब आपको सबको आता होगा, कच्छावा से संबंधित थी दोस्तों। और कच्छावा तो रहे थे इनके। ठीक है। चलिए महाभारत, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, ना कि हाथी का नाम पूछ रहा है। आप में से लोग सोच रहे हो हाथी का नाम तो चेतक था। नहीं, चेतक घोड़े का नाम था दोस्तों, घोड़े का। आप कंफ्यूज मत हो दोस्तों। ठीक है। चलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये पहला सुल्तान आपसे पूछ ले तो महमूद बिन तुगलक था। ठीक है। चलिए अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि हमें नंबर जो लेने हैं, आपसे नंबर जो लेने हैं। तो पहला है, क्या कह रहा है कि उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था? बिल्कुल किया था। उसने अपने जीवन में अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार? अरे नहीं दोस्तों, किया ही नहीं था। उसने अशोक को अपना उत्तरदायी बनाया? नहीं नहीं नहीं, राइट आंसर फर्स्ट। चलिए अच्छा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी जानकारी तो ले लें। आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि आप एसएस से हो, सामाजिक विज्ञान से हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। इसका जन्म आपसे पूछ ले तो 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहां पे? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईस्वी पूर्व में अपने गुरु, कौन थे इसके गुरु? विष्णुगुप्त थे अथवा चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है। उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया तथा दहेज में हेरात, कंधार, मकरान तथा काबुल प्राप्त किए। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कौन था? बिंदुसार सम्राट बना था। ठीक है। ये बात है आपको पता होना चाहिए। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के सिकंदर उत्तराधिकारी को पराजित कर अगला है पराजित कर दिया था। सिकंदर को पराजित कर दिया था किसने? बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर सेल्यूकस ने। ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित महाजनपदों व उसकी राजधानी का कौन सा युग्म असुमिलित है यानी कि असत्य है? तो बता दीजिए कौन सा असुमिलित है। तो वत्स, कौशाम्बी बिल्कुल सही है। मल्ल, कुशावती बिल्कुल सही। मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, आई छत्रपुर नहीं, सूरसेन आई छत्रपुर आएगा नहीं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? तो कौन से में था? तो विनय पिटक में संग्रह था। ठीक है। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाओ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाओ। तीर्थंकर और उनके संज्ञान, एक तरफ तीर्थंकर है और एक तरफ संज्ञान है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पार्श्वनाथ अपने सर्प से संबंधित है। ठीक है। आदिनाथ अपने वृक्ष से संबंधित है। उनके संज्ञान है दोस्तों, पार्श्वनाथ के संज्ञान सर्प, आदिनाथ के संज्ञान वृषभ। ठीक है। और महावीर के संज्ञान आपसे पूछ रहे तो सिंह हैं। और शांतिनाथ के जो संज्ञान है वो अपने हिरण है। तो मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 1 2 4 3 1 2 4। चलिए राइट आंसर फर्स्ट। अगला है दोस्तों, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उद्देश्य ऋग्वेद में मिलता है में रहते थे। यानी कि भारत एक लोगों का समूह था जिसका उद्देश्य अपनों को ऋग्वेद में मिलता है। वे कहां पे रहते थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है कि वे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अपन को विचार करना है। तो कर लेते हैं, क्या जाता है अपना, तो करिए, विचार करिए कि कौन सा सही है, कौन सा, यानी कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है। अच्छा, इसके बारे में पता करना है कि गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, बिल्कुल था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था, कहा जाता था, बिल्कुल। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, ये तो कुछ मेल नहीं खाता। तो राइट आंसर 1 और 2, यानी कि 1 और 2 दूसरा आ जाता। चलिए, कि गणेश्वर सभ्यता खालिस्तान संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर सभ्यता किस संस्कृति का, ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कर लेते हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, इन पर विचार करेंगे। तो विचार करो दोस्तों कि कौन कौन सा सही कथन सत्य है। तो कौन कौन सा कथन सत्य है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों को पालतू बनाना सीख गए थे, बिल्कुल सीख गए थे। क्यों नहीं सीखे थे, हड़प्पावासी सुअर व हिरण से अपरिचित थे। क्यों अपरिचित थे, ये तो कथन गलत है, ठीक है। हड़प्पाई संस्कृति में आखेटक समुदाय अनुपस्थित था, नहीं, ये भी असत्य है। अगला, अफगानिस्तान के सोतुरगई नामक स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं, मिले हैं, बिल्कुल। यानी कि राइट आंसर 1 4, यानी कि 1 4 कहां पे, यानी कि केवल 1 4 2 राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला है कि सूचना प्रौद्योगिकी में निजात का क्या अर्थ है। सूचना प्रौद्योगिकी में दोस्तों निजात का अर्थ आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, क्या बताना है, निजात का अर्थ अधिकृत व्यक्ति को भी डाटा के उपयोग का अधिकार था, ठीक है, ये राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को डाटा पढ़ने या उसमें परिवर्तित करने के लिए अधिकृत किया जाता था। यदि किसी व्यक्ति को केवल डाटा पढ़ने के लिए ही अधिकृत किया गया है तो वह डाटा परिवर्तित नहीं कर सकता था, ठीक है, ये इसमें राइट आंसर आ जाता, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे, चलिए अगला प्रश्न है कि आईटीसी को परिभाषित कीजिए। आईटीसी क्या है, आईटीसी के बारे में जाने तो आईटीसी क्या है दोस्तों। आईटीसी के बारे में, आईटीसी को परिभाषित करें तो आईटीसी क्या है, यहां पे है, चलो आईटीसी यहां पे। तो इंटरनेट उपयोग करते हुए छात्रों द्वारा सूचना संप्रेषण तकनीक का उपयोग आईटीसी कहलाता है, ठीक है। तकनीकी के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों, वो उपरोक्त सभी कहलाते, ई बैंकिंग कहलाती, ई एजुकेशन कहलाती, ई कॉमर्स कहलाती, ठीक है। चलिए, अगला कि किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचनाओं को ढूंढ निकालने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है। कौन सा प्रोग्राम क्या कहलाता है दोस्तों, ये प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाता है। यानी कि तब हम सर्च तो करते हैं किसी भी सर्च बॉक्स में, जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि रीट एग्जाम के लिए मॉडल पेपर, तो इस तरह से ही वहां पे सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं दोस्तों, किसके उदाहरण हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान, अब साइकोलॉजी प्रश्न देख लेते हैं कि एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का एक शैक्षिक निहितार्थ क्या है, तो इसका निहितार्थ आपसे पूछ रहे तो बालकों में विद्यार्थी को समझना ही पहला उसका कर्तव्य है, ठीक है। चलिए, अगला, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो नैतिक विकास का सिद्धांत अपने लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबंधित होती है, यानी कि बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है, क्या होती है, आदत का निर्माण, ठीक है। चलिए, अगला, निम्न में से कौन सी व्यक्ति मापन की प्रेक्षेपी विधि है, कौन सी है दोस्तों, कौन सी है, तो यह कथनाक और संप्रत्यक्षण परीक्षण, ठीक है। चलिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था, तो दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था बुद्धि निर्माण का, तो किया गया था बिने के द्वारा, ठीक है। चलिए, अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, ये उपयुक्त नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला है कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों अपने किसके द्वारा, ये किया गया था कोहलर के द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला है कि प्रतिभाशाली की पहचान हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली की पहचान हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रतिभाशाली की पहचान हमें प्राथमिकता देनी चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा परिणाम के तहत, ठीक है। चलिए, अगला है कि
अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? तो अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है दोस्तों? इनमें संबंध आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है कि अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से और अंत्योदय उस ओर बढ़ने से गति देता है। ठीक है, चलिए योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य आपसे पूछ ले तो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य आपको क्या बताना है दोस्तों? उसका उद्देश्य आपको बताना है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य आपको बताना है, क्या बताना है कि समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया, इसका पता लगाना। ठीक है, अगला है कि ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को किस रूप में संशोधित किया गया है? तो ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को दोस्तों किसके द्वारा संशोधित किया गया है, के रूप में संशोधित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट से ऑप्शन पढ़ो, राइट आंसर दो, फटाफट से दो। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को निर्माण करने के रूप में संशोधित किया गया है। ठीक है, चलिए कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना, ये सबसे उपयुक्त होगा। अगला है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए? यानी कि एक शिक्षिका है, एक मास्टरनी है, उसको अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती हैं, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है उसको नहीं करना चाहिए? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा कि उसको दोस्तों विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए निदानात्मक परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? निदानात्मक परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसमें से उपरोक्त सभी के सभी कथन सही हैं कि निदानात्मक परीक्षण के कोई समय सीमा नहीं होती और कई बार भी ली जा सकती है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्रों की कमियों का पता लगाना होता है। निदानात्मक परीक्षण में लघुरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है 46वां कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? इनमें से 1, 2, 3, 4 यानी कि इनमें से बताना कि कौन सा कथन सही है। तो इनमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आ जाएगा अपना कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है और दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए और डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभिक्रमित अनुमोदन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। अभिक्रमित और अनुमोदन विधि के सिद्धांत में क्या सम्मिलित है? तो इसके रूप में क्या सम्मिलित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसके रूप में स्वगति का सिद्धांत सम्मिलित है। ठीक है, अगला है कि सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर है सर्वेक्षण परियोजना। ठीक है, अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? इनमें से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? योजना बनाना भी है, रिकॉर्डिंग भी है, परिस्थिति का उत्पन्न करना भी है, परिकल्पना निर्माण इसका एक परियोजना विधि का चरण नहीं है। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान शिक्षण में निमित्तवाद उपागम की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध करवाना और विद्यार्थियों को अधिगम अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना, ये नहीं आ जाएगा। समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों को लगाना, ये भी नहीं आ जाएगा। कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाना, ये भी नहीं आ जाएगा। ये राइट आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों ये हो गया अपना रीट सेकंड लेवल का एसएस का फर्स्ट मॉडल पेपर कंप्लीट। आशा करता हूं कि आपको यह मॉडल पेपर बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कितने राइट आंसर हुए 150 में से कितने प्रश्न सही हुए ये नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको यह तैयारी में एक नया अंदाज देगी दोस्तों। अगला मॉडल पेपर का इंतजार करते रहिएगा और इस मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल उत्तर सहित और डिटेल के साथ चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल को, उसको ज्वाइन कर लो और वहां से आप मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल इसी वक्त। थैंक यू।